नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 का गद्य 9 निर्भय बनो, जिस गद्य के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु, तो इस गद्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम इस गद्य के जो लेखक हैं उनका थोड़ा परिचय जो है वो समझ ले। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर, नेपाल तथा वाराणसी में हुई थी। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। तो फणीश्वरनाथ रेणु ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और इसके कारण उसे कारावास यानी कि जेल की सजा भी हुई। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। तो उन्होंने अपना एक उपन्यास लिखा था, मेला आंचल। उसके प्रकाशन के साथ ही वो सभी जगह प्रसिद्ध हो गए। उसके पहले उन्होंने एक कहानी तथा रिपोर्टाज के लेखक के रूप में भी साहित्य जगत में अपनी पहचान जो थी वो बना ली थी, यानी वो जाने पहचाने जाने लगे थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है, यानी उनकी रचनाओं में उनके जीवन का जो अनुभव है वो हमें देखने को मिलता है। जीवन की स्वरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। स्वरूपता और कुरूपता यानी सुंदरता और जो दुख होता है, कुरूपता होती है, सुख और दुख दोनों को मानवीय सहृदयता पूर्ण तटस्थ भाव से उन्होंने अपनी रचना में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग जो है वो ध्यानाकर्षक है, यानी उन्होंने जो अपनी रचना की है उन रचनाओं में आम लोगों के बोलचाल की भाषा जो है वो आम लोगों के बोलचाल की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, जो हमारा ध्यान ज़्यादा आकर्षित करती है। भाषा में ताजगी और नयापन है, कुछ नया है उनकी भाषा में। ऐसे नहीं कि जानी पहचानी सभी लोग जैसे बोलते थे वैसी भाषा है, बल्कि कुछ नया है। मेला आंचल, परती परिक्रमा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। यहाँ इस अंश के जो उपन्यास हैं कितने चौराहे के 7वें प्रकरण से इस गद्य को लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। कथा का नायक है मनमोहन, जो बहुत ही अभी तो छोटा है, फिर भी किस प्रकार से मानव के सेवा में उनका झुकाव है, ये बाबत यहाँ पर लेखक ने चित्रित की है। शिक्षक इस पाठ से खास करके बच्चों में निर्भयता का जो गुण है वो गुण आए उसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं।
तो विद्यार्थी मित्रों, आपको किस प्रकार से निर्भय बनना है और अभी की उम्र का एक लड़का किस प्रकार छात्र जीवन में ही लोगों की सेवा करता था, किस प्रकार अपना दल बनाता था, किस प्रकार वो कार्य करता था, ये सभी बातें बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर लेखक ने उनका वर्णन किया है। तो अब हम इस गद्य को समझें। प्रियोदा, प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता था। उनका छोटा नाम प्रियोदा और पूरा नाम था प्रियव्रत राय, जो मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उनको प्यार करते हैं। स्कूल के सभी बच्चे और खुद शिक्षक भी प्रियोदा को बहुत ही प्यार करते थे। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते थे। सिर्फ ऐसा नहीं कि स्कूल ही उसे जानती थी, बल्कि उस छोटे से कस्बे में, कस्बा यानी इलाका, क्षेत्र, विस्तार, ये शब्द जो है कस्बा, ये पर्यायवाची शब्द के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो आपको यदि कहा है कि कस्बा शब्द का पर्याय दीजिए, तो कस्बा यानी इलाका। तो उसे अपने इलाके में सभी लोग जानते थे, स्कूल और शिक्षक ही नहीं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। हर रविवार के दिन बगल में सन्यासी की तरह झोली लटकाकर, जो साधु महात्मा होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो एक कपड़े को चारों ओर से गांठ बांधकर अपनी बगल में लटकाते हैं। उसी प्रकार प्रियोदा भी हर रविवार के दिन एक झोली लेकर हर घर मुठिया वसूलने निकलते हैं। मुठिया वसूलना एक मुहावरा है और उसका अर्थ है किसी नेक काम के लिए एक मुट्ठी अनाज की भीख मांगना। किसी नेक काम के लिए एक मुट्ठी अनाज की भीख मांगना, ये मुहावरा है। मुठिया वसूलना मतलब एक मुट्ठी अनाज जो है वो हर घर से मांगना, तो उसे कहते हैं मुठिया वसूलना। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। ऐसा नहीं कि प्रियोदा सभी को लेकर, कभी वो अकेले भी निकल पड़ते थे और कभी उनके साथ उनके मित्र भी होते थे। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। उनकी स्कूल का कोई शिक्षक बीमार पड़ता है या तो स्कूल का कोई छात्र, तो प्रियोदा अपनी टोली यानी उनके समूह को, 2-4 लड़के को लेकर, दल के लेकर उनके घर पहुंच जाते हैं। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए। भला चंगा यानी अच्छा। तो जब तक रोगी जो है, बीमार जो है, वो भला चंगा न हो जाए, मतलब बिल्कुल अच्छा न हो जाए, तो उसका दल जो है यानी उनकी टोली जो है वो उसकी सेवा में जुटा रहता था, मतलब लगी रहती थी। तब तक वो लोग उनकी सेवा करते थे। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। रोबी और कालू नाम के 2 लड़के भी प्रियोदा के दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। अब एक नया लड़का मनमोहन जो है वो भी उनके दल में शामिल हो गया है। हर शनिवार को परमान के उस बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते थे। परमान एक नदी का नाम है और बालूचर यानी नदी का रेतीला तट। बालू यानी रेती, तो बालूचर यानी नदी का रेतीला तट। ये भी आपको पर्याय शब्द के रूप में पूछे जा सकते हैं कि बालूचर का पर्याय तो नदी का रेतीला तट, बालू यानी रेत। तो हर शनिवार को प्रियोदा के दल के सभी सदस्य परमान नदी के उस बालूचर पर एकत्रित होते हैं। कब होते थे? जब स्कूल से छुट्टी हो जाती थी तब।
खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। थोड़ी देर खेलते कूदते हैं और फिर प्रियोदा जो हैं वो दुनिया भर की खबर अपने दल के सदस्यों को देते थे। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं कि किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूल। इस अगले रविवार को, अगले दिन जो रविवार होगा उसमें कौन किस मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाएगा, ये प्रोग्राम भी उसी दिन तय करते थे। किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे, कितने बीमार हैं, कौन बीमार के घर कौन सेवा करने जाएगा, ये भी उसी दिन तय होता है। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। तो एक नया लड़का जिनका नाम था मनमोहन और प्यार से उसे मोना कहते हैं। तो उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू प्रियोदा से कहता है कि यह मोना मनमोहन बहुत ही तेज लड़का है और हमारी ये क्लब का सदस्य बनना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा। सिर से पैर तक देखना ये भी एक मुहावरा है और उसका अर्थ है भली भांति देखना। सिर से पैर तक देखना ये भी एक मुहावरा है और उसका अर्थ है भली भांति देखना, अच्छी तरह से देखना। तो पहले तो प्रियोदा उसे भली भांति सिर से पैर तक देखते हैं। भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। फिर उसे प्रश्न पूछते हैं कि भारतवर्ष के एक व्यक्ति का नाम दो, आदमी का नाम दो जिसे लोग भगवान समझते हैं। मोना कहता है महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला वकील। सभी ठट्ठा कर हंसे, सब जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? सब तो हंसने लगे, लेकिन प्रियोदा जो है वो गंभीर रहे। फिर उनसे तीसरा प्रश्न पूछा कि क्या तुम बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? सीख लेंगे। तो कहता है सीख जाऊंगा। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो? हैजा मतलब कोलेरा। तो पूछता है शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो? हैजा यानी कोलेरा। मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजे के नाम से ही उसे डर लगता था। ये हैजे के नाम से डरते थे। गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं। पूछते हैं गीत गाना जानते हो? तो कहता है हाँ। कहता है तैरना जानते हो? तो कहता है जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानते। फिर कहता है प्रियोदा सूर्य नारायण नाम के एक लड़के से कि मोना जो है वो तैरना नहीं जानता। सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सूर्य नारायण कहता है कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरना सीख जाएगा। सभी हंसे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करते हैं। ये जो सूर्य नारायण नाम का लड़का है ये पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन उनका शरीर बहुत मजबूत है और वो रोज 100 दंड बैठक करते हैं। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं, इसलिए उनके जो साथी हैं ये उसे सूरज पहलवान कहते हैं। उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखाना उसी का काम है, इसीलिए उनके दल में जितने सदस्य हैं ये सभी सदस्यों को तैरना सिखाना उसका काम है। उसी दिन सभी ने एक नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। तो आज दल के सभी सदस्य
उनकी टीम में जो नया लड़का आया है मोना, उनका गीत सुनना चाहते थे। मनमोहन पहले लज्जाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। पहले तो उसे वो लज्जाया मतलब लज्जा मतलब शर्म, पहले तो उसे शर्म आई, लेकिन जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो वो गला खखार कर साफ करके गाने लगता है। कौन गीत गाए वह? उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो उसने गला साफ करके गीत गाना शुरू किया कि राम और रहीम को जुदा न करो भाई, सिर्फ दिल को हमेशा सच्चा रखना। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। जैसे ही गीत समाप्त हुआ तो प्रियोदा उनसे कहते हैं कि तुम्हारा गला है वो बहुत ही मीठा है। कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। फिर उसे कहते हैं कि कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत जो हैं वो मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। अब धीरे धीरे सूरज जो है वो पश्चिम की ओर झुकने लगा था। बालूचर पर लाली उतर आई, यानी बालूचर नदी का जो रेतीला तट था उस पर धीरे धीरे लालिमा छाने लगी। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरणें झिलमिलाई। अब परमान नदी के किनारे पर, परमान नदी की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरणें जो हैं वो झिलमिलाने लगती हैं। पखेरु दल बांधकर बांसवन की ओर लौटने लगे। पखेरु यानी पंख से उड़ने वाले पक्षी, दल बांधकर, दल यानी झुंड, तो बांस जो एक प्रकार के बांस के पौधे या पेड़ होते हैं, तो पखेरु दल बांधकर बांसवन की ओर लौटने लगे, यानी अपने खेमे में लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। प्रियोदा के दल के सभी जो सदस्य थे वो भी पंक्ति यानी एक कतार बांधकर लौटने लगे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। जैसे ही वो एक पुल के पास आते हैं तो वहाँ एक गाड़ी वाला तन्मय यानी मग्न, लीन होकर गीत गा रहा था। भोला गरीबक दिन पहिया हरब भोला गरीबक दिन। तो ये गाड़ीवान गीत गा रहा था। सूरज ने भी उस सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एकटा जे लोटा छल बेटा छल तीन पनिया, पीबेत काल लोटा लेलक छिन। तो सूरज भी उन्हीं के स्वर में ये गीत जो हैं वो गाने लगता है। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचरी है। तो कृत्यानंद झा जो हैं वो कहते हैं कि ये विद्यापति मैथिली भाषा के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं विद्यापति जी। तो वो कहता है कि ये ये विद्यापति जी की एक बहुत ही जानी पहचाना लोकगीत है। लाचारी मतलब लोकगीत। लाचारी, हाँ लाचारी, ठाई, इतने में एक ठाई की आवाज़ आती है। बालूचर के पार से किसी ने फायर किया। तो नदी के पार, बालूचर के पार से किसी ने कोई गोली छोड़ी, फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। एक पक्षी बालू पर गिरकर छटपटाने लगता है। उसका झोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। झोड़ा यानी उनका साथ वाला दूसरा पक्षी, वो भी विकल यानी व्याकुल होकर देर तक रोता रहता है। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैनों को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हजूर।
तो जो पक्षी मर गया था, उनका साथी जोड़े का पक्षी था, वो बहुत देर तक व्याकुल होकर रोने लगा। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमा यानी अफसर का कोई नौकर हो ऐसा आदमी दौड़ता हुआ वहाँ आता है और मरी हुई चिड़िया के डैनों को यानी पंख, डैन यानी पंख, मरी हुई चिड़िया की दोनों पंखे से उसे पकड़कर चिल्लाता है, मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी का अर्दली हैं, साला भारी खचड़ा है। अर्दली यानी नौकर, अर्दली यानी नौकर और खचड़ा यानी मूर्ख। तो कहता है, इब्राहिम कहता है कि सब डिप्टी साहब का ये नौकर है, साला मूर्ख है, साला भारी खचड़ा है यानी साला बहुत ही मूर्ख है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट, हॉल्ट यानी रुको। अचानक प्रियोदा कहते हैं रुको। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। अब प्रियोदा के दल के सदस्यों का एक नियम था कि कोई भी सदस्य किसी भी व्यक्ति को कोई अपशब्द नहीं कहेगा या कोई गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने फिर से कहता है, पहले तो वो प्रियोदा और दल के सभी सदस्यों के सामने सिर झुकाकर माफ़ी मांगता है। फिर कहता है कि बात यह है कि साले ने, सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। क्या कहते हैं प्रियोदा कि ये तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? कहता है कि सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या दिक्कत है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो प्रियोदा कहते हैं कि उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा मुंह जो है वो खराब होगा। मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों? बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। तो प्रियोदा कहते हैं कि वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा, वह महीन बात देरी से बुझता है। तो वो कहता है कि नहीं प्रियोदा, तुम इब्राहिम को नहीं समझा सकोगे, वो महीन यानी सूक्ष्म बात भी बहुत देरी से समझता है। महीन यानी सूक्ष्म, तो वह सूक्ष्म बात भी बहुत देरी से समझता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो उसके रूल्स को मानना होगा। रूल्स यानी नियम। तो कहते हैं कि देखो इब्राहिम, यदि तुम्हें क्लब्स में रहना है तो उनके रूल्स को यानी नियम को तुम्हें मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में कोई भी खराब शब्द नहीं बोलेगा। और हमारे दल का ये नियम है कि कोई भी सदस्य आपस में बातचीत करते हुए किसी भी बात को लेकर कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना? बस बात खत्म। सौआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। सभी ये बातें करते करते सौआइन धर्मशाला के पास आए और वहाँ आकर सबने एक दूसरे से विदा ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। तो मोना डरता था, इसीलिए कालू से कहता है कि मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दूँ। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूँगा, तू घर जा कालू। प्रियोदा कहता है कि क्या मोना डरता है तो मैं उसे घर तक पहुँचा दूँ। कालू को कहता है तू जा।
रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। अब रास्ते में तो वो कुछ बोले नहीं, लेकिन एक सुनसान जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। सड़क सुनसान थी, कोई नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं था, और सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान, दोनों ओर बहुत दूर दूर तक कई खंडहर और मैदान था। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। पास में एक खंडहर था, मकान था, उसकी ओर इशारा करके प्रियोदा कहता है कि जानते हो ये मकान जो है वो किसका कैसा है, कभी यहाँ पर मुर्दों की, इस घर में मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। तो मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह, यानी मरे हुए व्यक्ति का यहाँ पर पोस्टमार्टम होता था। इसलिए लोगों को डर है कि आसपास में पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं, तो इसीलिए लोग डरते हैं। और लोगों का ये डर है कि यहाँ पर आसपास के ये जो पीपल के पेड़ हैं उस पर ये भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं, और ये जो मैदान है उसमें प्रेतनियाँ मतलब भूतनियाँ नाचती हैं। किस प्रकार नाचती हैं? संतालियों की तरह झुंड बांधकर। संतालियों मतलब एक आदिवासी जाति, आदिवासी जाति के लोग झुंड बांधकर उनका नृत्य करते हैं। तो यहाँ पर प्रियोदा कहते हैं कि ये प्रेतनियाँ जो हैं वो भी संतालियों की तरह झुंड बांधकर नाचती हैं। संतालियाँ मतलब एक आदिवासी जाति। क्यों डरने लगा? अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। प्रियोदा कहते हैं कि क्यों डरता है मोना? कहते हैं या अकेला यहाँ आ सकते हो? वो कहता है जी नहीं। प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 का काम करता हो। कहता है कि देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमियों को परेशान कभी नहीं करता, तंग नहीं करता, मतलब परेशान नहीं करता, जो 10 का काम करता हो, यानी 10 आदमियों का काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था, यानी तुम्हारे जितना था तो मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाराज ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला खुद भूत होता, यानी कि उनके गुरु महाराज ने उसे सिखाया था कि जो व्यक्ति अकेला 10 का काम करता है वो खुद भूत होता है, यानी बहुत ही ताकतवर होता है। उसको भूत क्या कर सकता है? यानी जो बहुत मजबूत होता है उसका भूत कुछ भी नहीं कर सकता। चलो शुरू करो वह गाना राम रहीम ना। फिर वो प्रियोदा मोना से कहता है कि ठीक है चलो वो गाना फिर से शुरू करो, राम रहीम ना जुदा करो भाई। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। फिर उनका डर चला जाता है और फिर से वो गीत गाना शुरू कर देता है कि राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो इस प्रकार से जो प्रियोदा थे उन्होंने अपने दल के नए सदस्य मोना का जो डर था उसे निकाल दिया। विद्यार्थी मित्रों, हमें भी जीवन में कभी किसी से डरना नहीं है। डर बुरी बात होती है। अगर हम में हिम्मत है, ताकत है, तो हम किसी से नहीं डरते। यहाँ पर इस गद्य में हमने यही बात को सीखा है कि किस प्रकार निर्भय हुआ जाता है और किस प्रकार निर्भयता से किसी भी समस्या, किसी भी डर का जो सामना है वो किया जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, मैं समझती हूँ कि आपने इस गद्य को अच्छी तरह से समझा होगा और उनका जो स्वाध्याय है
ये आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। अस्तु।